हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है डिसऑर्डर्स का, और इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है हमारा डिसऑर्डर्स पे, जिसमें हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे डिसऑर्डर्स को किया था। आज का क्लास है उसमें हम क्लास 12 के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में है, आउट ऑफ एनसीईआरटी जो हमारे नीट में आता है, वो सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है इसमें सबसे पहले है क्लमाइडिया, इसके बाद है एचआईवी, मतलब एड्स जो होता है वो एचआईवी से होता है। इसके बाद है गोनोरिया, इसके बाद है जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वॉर्ट्स, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस और गोनोरिया निजेरिया। तो ये सारे क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसमें से कुछ जो है वो वायरल है, कुछ जो है बैक्टीरियल है, और कुछ जो है वो प्रोटोजोन है। ठीक है, तो ये जो है आपको नाम पता होना चाहिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जितने डिजीज का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है वो सारे आपको पता होना चाहिए। क्लमाइडिया, इसके बाद जिसको हम क्लमाइडियासिस भी कहते हैं, एचआईवी जो एड्स मतलब एड्स जो एचआईवी से होता है, गोनोरिया, जेनाइटल हर्पी, जेनाइटल वॉर्ट्स, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस और गोनोरिया निजेरिया। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि इनका जो इनमें से इनक्यूरेबल एसटीडीज कौन से ऐसे एसटीडीज हैं जो इनक्यूरेबल है, क्योर नहीं होते हैं पूरे तरीके से। इसमें आता है हमारे पास एचआईवी, जेनाइटल हर्पीज और हेपेटाइटिस बी। ये जो तीनों एच वाले टर्म्स हैं उनको हम कंसीडर करेंगे इनक्यूरेबल एसटीडीज में। तो एचआईवी, जेनाइटल हर्पीज और हेपेटाइटिस बी, ये तीन जो है वो इनक्यूरेबल एसटीडीज है, तो आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद है हमारे पास दैट इज ट्रेपनोसोमा। ट्रेपनोसोमा जो है ये इसको मतलब इससे जो बीमारियां होती है वो होता है स्लीपिंग सिक, मतलब इसको हम स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, और ये एक तरह का पैरासिटिक डिजीज है। बीमारी क्या है? ट्रेपनोसोमा, और इसको हम स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, और ये एक तरह का पैरासिटिक डिजीज होता है। तो बस इतना सा याद रखेंगे, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी में है, और इन एनसीईआरटी में सिर्फ इतना है कि ये एक तरह का स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है। उसके बाद मतलब हमसे जो पूछा जाता है मैड काउ डिजीज की हम बात कर ले, तो मैड काउ डिजीज जो होता है ये प्राइन्स के द्वारा होता है। प्राइन्स जो है इसमें आता है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। तो मैड काउ डिजीज जो है इसको हम बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी भी कहते हैं, और ये होता है प्राइन्स के द्वारा। इसको हम इसका जो कैटल्स के अंदर इसका जो एनालॉगस वेरिएंट होता है उसको हम सीआर जेकब डिजीज बोलते हैं ह्यूमंस के केस में। वही ये सेम बीमारी होती है मैड काउ डिजीज। और जो है अगर हम कैटल्स की बात कर ले तो उसका जो एनालॉगस वेरिएंट है उसको हम सीआर जेकब डिजीज कहते हैं, और ये एनिमल्स के केस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है ये एक तरह का एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, एंड कुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। जो भी पर्सन इससे अफेक्टेड होते हैं इस कलर ब्लाइंडनेस से, वो रेड और ग्रीन कलर में जो है उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। उनको नहीं पता चल पाता है कि कौन सा रेड कलर है और कौन सा ग्रीन कलर है। तो ये एक तरह का एक्स या सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। यहाँ पे जो है मेनली जो रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं उसमें से कोन सेल क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसकी वजह से उनमें कलर डिफरेंशिएशन जो है वो नहीं पता लगता है। 8% मेल्स और 0.4% फीमेल को ही अफेक्ट करता है, लेकिन मतलब मैक्सिमम मात्रा में जो है ये मेल्स को अफेक्ट करता है। 8% मेल्स, हमारे एनसीईआरटी का डाटा है, दैट इज 8% मेल एंड 0.4% फीमेल जो है उसको अफेक्ट करता है। उसके बाद हम चलते हैं हीमोफीलिया की तरफ। हीमोफीलिया जो है ये भी एक तरह का एक्स लिंक या सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। इसको हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया जो है उसके फैमिली से चलती हुई आई है, इसलिए हीमोफीलिया जो है इसको हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिकल सेल अनीमिया की। सिकल सेल अनीमिया जो है ये एक तरह का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप याद रखेंगे कि कौन सा म्यूटेशन होता है। तो सिकल सेल अनीमिया के अंदर पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलता है, और बेसिकली इसमें होता क्या है, जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो रिप्लेस हो जाता है वैलेंसी ऑन द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा चेन। अल्फा चेन और बीटा चेन होता है, और उसमें से जो है बीटा चेन के जो 6th पोजीशन होती है वहां पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। तो यही सिकल सेल एनीमिया का केस होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि सिकल सेल की मतलब नॉर्मल जो आरबीसी होती है वो बाइकनकेव होती है, लेकिन यहाँ पे जो सिकल सेल एनीमिया के केस में सिकल सेल की आरबीसी हो जाती है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्वांटिटी खराब नहीं हुई है, क्वालिटी खराब हुई है। जो आरबीसी है उसकी क्वालिटी गड़बड़ हुई है, तो ये एक तरह का
क्वालिटेटिव डिसऑर्डर होता है, तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया पे, और यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है ये एक तरह का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ये एग्जाम्पल किसका है? प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। इसमें एंजाइम जो है वो होता है फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये अफेक्ट हो जाता है। जो फिनाइल अलानिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में इस एंजाइम के जरिए। मतलब फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो है इसका मेन काम होता है कि ये फिनाइल अलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। लेकिन यही जो फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज है ये इफेक्ट हो जाता है ये इंजाइम, और इस इंजाइम में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से क्या होता है, ये अब क्या होगा कि यहाँ पे ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि फिनाइल अलानिन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रही है, और इसका जो एक्यूमुलेशन है उससे स्किन पिगमेंटेशन होती है और मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया का जो है ये आप याद रखेंगे कि इसका एक्यूमुलेशन जो है ये कॉज करता है स्किन पिगमेंटेशन और मेंटल रिटार्डेशन, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं थैलेसीमिया के ऊपर, और थैलेसीमिया जो है ये एक तरह का क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होता है। यहाँ पे क्वांटिटी में दिक्कत होती है, कैसे देखो, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये भी एक तरह का, और यहाँ पे दो चेन्स होती है, अल्फा चेन और बीटा चेन। जो अल्फा चेन्स होती है उसमें HbA1 और HbA2 प्रेजेंट होता है, जबकि जो बीटा चेन होता है उसमें HbB प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोजोम नंबर 16 पे जो है मतलब अल्फा चेन्स जो है उसके अंदर क्रोमोजोम नंबर 16 आता है, और बीटा चेन जो है उसके अंदर क्रोमोजोम नंबर जो है 11 आता है। तो ये जो है इसमें अल्फा चेन और बीटा चेन जो है उसमें दिक्कत आती है, वो उसकी क्वांटिटी जो होती है उसमें मतलब अल्फा चेन ज़्यादा बनने लगते हैं, कभी कभी बीटा चेन कम बनता है, उसका बीटा चेन जो है वो कम बनता है, मतलब ज़्यादा बनने लगता है, अल्फा चेन कम बनता है, तो इस तरह से चलता रहता है। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होता है थैलेसीमिया के केस में। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर दैट इज दिस डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम जो है इसमें क्या होता है कि ट्राइसोमी हो जाती है, क्रोमोजोम नंबर 21 जो है इसमें ट्राइसोमी हो जाती है इसकी, और यहाँ पे जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसमें शॉर्ट स्टैचर्ड राउंड हेडेड, जो हेड होता है वो राउंड हो जाता है पूरा गोल जैसा, बड़ा सा फरो टंग में जो है बीच में फरो देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है इंसान का जो डाउन सिंड्रोम में माउथ जो रहता है वो पार्शली खुला रहता है हर हमेशा, और फिजिकली मेंटली और साइकोमोटर जो है वो रिटार्डेड रहता है वो पर्सन। तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम जो है इसका डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, उसमें एक बच्चा को दिखाया गया है, और वहाँ पे उसका शॉर्ट स्टैचर्ड, उसके बाद राउंड हेड, फरो टंग, पार्शली ओपन माउथ रहता है, फिजिकल मेंटल साइकोमोटर रिटार्डेशन भी देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप डाउन सिंड्रोम की किस में याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है इसमें ट्राइसोमी होती है सेक्स क्रोमोसोम की, और यहाँ पे नॉर्मल जो मेल है वो 44+XY होता है, हमें पता है, लेकिन अगर बीमारी वाली है तो उसमें क्या होगा, मतलब ट्राइसोमी होगा ये, यानी कि एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है, तो यहाँ पे XY की जगह XXY आ जाता है। तो डिजीज वाले में क्या होता है 44+XXY आ जाता है, और XXY आने की वजह से यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर देखने को मिलता है, यानी कि गाइनोकोमेस्टिया, और गाइनोकोमेस्टिया का मतलब होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वो होता है जिसमें कि हमें डिजीज में 44+XXY देखने को मिलता है, ट्राइसोमी हो जाती है सेक्स क्रोमोसोम की, और गाइनोकोमेस्टिया कंडीशन यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें मोनोसोमी होती है सेक्स क्रोमोसोम की, और मोनोसोमी का मतलब होता है कि नॉर्मल फीमेल जो है उसमें 44+XX होता है, लेकिन अगर बीमारी है तो उसको एक X क्रोमोसोम जो है मतलब एक X एब्सेंट होता है उसमें, तो 44+X0 होता है, तो मतलब एक X क्रोमोसोम यहाँ पे नहीं है, मोनोसोमी हो गई है, एक हट चुका है। तो यहाँ पे जो फीमेल होगी वो स्टेराइल होगी, उसकी ओवरी रूडिमेंट्री होगी, वहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं वो सारे एब्सेंट होते हैं टर्नर सिंड्रोम के केस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैल्मोनेला टाइफी। अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे से स्टार्ट करते हैं। तो सैल्मोनेला टाइफी जो है, और इसको हम मतलब सैल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड जो है वो होता है सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। और इसमें क्या होता है, सिम्टम्स की बात कर ले तो हाई फीवर रहती है, सस्टेन हाई फीवर 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, और ये स्प्रेड होता है थ्रू द कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होता है। स्टमक पेन, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन और हेडेक, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है इसमें। और जो मैरी मेलन है, ये टाइफाइड मैरी कहा जाता है, टाइफाइड की करियर थी, वो एक बाय प्रोफेशन वो कुक थी, और वो जितने भी लोगों को जो है जिनके लिए भी खाना बना रही थी उन सबको ये बीमारियां हो रही थी, क्योंकि वो जो है एक टाइफाइड मैरी थी, वो टाइफाइड की कैरियर थी। उसके बाद टेस्ट जो उसमें लगाया जाता है वो विडाल टेस्ट होता है, ये टेस्ट आप याद रखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निमोनिया की, और निमोनिया जो है ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। इसमें जो इन्फेक्शन होती है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा होता है, और यहाँ पे एल्वेलाई जो है उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है। और जो मेन सिम्टम्स
में देखने को मिलता है वही फीवर, चिल, कफ, और नेल्स जो होता है, नेल्स और लिप्स वगैरह जो होता है वो ब्लूइश ग्रेस में चेंज हो जाता है। तो ये इसका मेन सिम्टम है, आप इसको याद रखेंगे कि नेल और लिप्स जो होता है वो ब्लूइश ग्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक तरह का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। इसके बाद हम चलते हैं कॉमन कोल्ड की तरफ। तो कॉमन कोल्ड जो होता है इसमें ये एक तरह का वायरल डिजीज है और ये होता है राइनो वायरस के द्वारा। और यहाँ पे नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज जो होती है वो अफेक्ट होती है। नसल कंजेशन, सोर थ्रोट, कफ और हेडेक हमें देखने को मिलता है। और ये एक तरह का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है जो कि स्प्रेड होता है थ्रू द कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट। और जो बीमारियां कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट से फैलती है, उस पर्सन का जो कॉन्टामिनेट जितना भी चीज़ें उसके कॉन्टेक्ट में आती है वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स को एक अनइन्फेक्टेड पर्सन जो है इसको जब टच करता है तो उसको बीमारियां होती है। तो ये एक फोमाइड बॉर्न डिजीज होता है। इसके बाद हम चलते हैं दैट इज मलेरिया की तरफ। और मलेरिया जो होता है ये एक तरह का प्रोटोजोन डिजीज होता है। इसमें जो वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम होता है वो इन्वॉल्व रहता है बीमारी करने में। और प्लाज्मोडियम जो है उसका 4 कैटेगरी होता है, वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी और फैल्सीपेरम। जहाँ पे फैल्सीपेरम जो है प्लाज्मोडियम वो सबसे फैटल या सबसे मेलिग्नेंट होता है। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद स्पोरोजॉइट जो होता है वो इन्फेक्टेड स्टेज होता है ह्यूमन के अंदर। जो इन्फेक्टेड स्टेज होता है ह्यूमन के अंदर जो इंटर करता है वो होता है स्पोरोजॉइट के फॉर्म में। तो स्पोरोजॉइट आप याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अमीबियासिस की तरफ। और अमीबियासिस जो है इसमें ये होता है इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। और ये एक तरह का प्रोटोजोन डिसऑर्डर होता है। ये इन्फेक्ट करता है हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो उसको इन्फेक्ट करता है। और इसको हम एमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। इसमें हमें मेनली कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स और एक्सेस म्यूकस देखने को मिलता है स्टूल में। और इसका जो मैकेनिकल कैरियर होता है वो हाउस फ्लाई होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कैरियासिस की। और स्कैरियासिस जो होता है ये एक तरह का हेलमिंथिक डिसऑर्डर होता है और ये स्कैरिस के द्वारा होता है। ये इन्फेक्ट करता है हमारे इंटेस्टाइन जो है उसको इन्फेक्ट करेगा और ये कॉज करेगा इंटरनल ब्लीडिंग, अंदर इंटेस्टाइन के अंदर जो है ब्लीडिंग कॉज करता है। और फीवर, मसल पेन और इंटेस्टिनल ब्लॉकेज जो है इसका मेन सिम्टम होता है। तो सिम्टम आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलेरियासिस, जिसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। और ये भी एक तरह का हेलमिंथिक डिजीज होता है। ये वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई और वुचेरेरिया मलाई के द्वारा होता है। ये अफेक्ट करता है हमारे जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है उसको अफेक्ट करता है। इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है लोअर लिम्ब से लेकर जेनाइटल्स तक जो है, पहले लोअर लिम्ब उसके बाद पूरा जेनाइटल्स तक पूरा इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलता है। ये एक तरह का क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, लंबे समय तक रहने वाला। वेक्टर जो होता है इसमें फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इसकी वेक्टर होती है फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस की। इसके बाद हम चलते हैं रिंग वॉर्म की तरफ। और रिंग वॉर्म जो है ये एक तरह का फंगल डिजीज होता है और ये होता है माइक्रो इसका जो जीनस होता है उसमें आता है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और इपिडर्मोफाइटन। ये सारे जीनस हैं जिससे ये बीमारियां होती है, रिंगवर्म होती हैं। इसके बाद ये इफेक्ट करता है हमारे स्किन, नेल्स और स्काल्प वगैरह को ये इफेक्ट करता है। ड्राई स्केली लीजन्स विथ इंटेंस, बहुत ज़्यादा ईचिंग, खुजली जो है वो हमें देखने को मिलता है उस जगह पे। मॉइस्ट कंडीशन जहाँ पे रहती है, मॉइस्ट एरिया जो होता है थोड़ा सा नमी वाला एरिया, वहाँ पे हमें रिंगवर्म जो है मतलब ये फंगस जो है वो ग्रो करते हैं और वो इफेक्ट करता है उस एरिया को। उसके बाद जो है ट्रांसमिट होता है थ्रू द सॉइल, टॉवल्स, मतलब टॉवल जो कि जिस इंसान का, इन्फेक्टेड इंसान का हम टॉवल्स यूज करेंगे, क्लॉथ्स यूज करेंगे या कॉम्ब भी यूज करेंगे उस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का, तो ये जो है ट्रांसमिट हो सकता है। तो इससे हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं एड्स की। तो एड्स जो होता है ये एक तरह का वायरल डिजीज है। ये होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये एक तरह का रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। RNA से जो है वो DNA बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम रेट्रो वायरस कहते हैं। उसके बाद जो है इसमें जो डिटेक्शन होती है एड्स की वो ELISA और PCR के द्वारा किया जाता है। इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट असे और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है इससे हम जो है एड्स का पता लगाते हैं। इसके बाद जो है ये ट्रांसमिट होता है बहुत सारे तरीकों से, जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट से, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। तो ये सारी चीज़ों से जो है ये ट्रांसमिट होती है एड्स। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है, मेनली जो हेल्पर टी सेल्स होता है उसकी नंबर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और थ्योरी मैंने ऑलरेडी इसका पढ़ा रखा है तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। कैंसर की बात कर ले तो यहाँ पे कैंसरस सेल जो होती है उसमें जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं, वो जो है वो खत्म हो जाता है, वो लॉस्ट कर देता है कैंसरस सेल इसकी प्रॉपर्टी, मतलब मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी खत्म कर देता है। दो तरह का जो है ट्यूमर हमें देखने को मिलता है, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो है मतलब
ट्यूमर जो होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है, और उसका जो है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स में बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, जिसमें कि बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जो है कन्फाइंड रहता है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है उसमें हमें मेटास्टेसिस देखने को मिलता है। मतलब उसमें वो कंडीशन होता है जिसमें कि वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है वो प्रॉपर्टी लॉस्ट कर देता है। तो मेटास्टेसिस कंडीशन जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर के केस में देखने को मिलता है, तो ये आप याद रखेंगे। और इसमें डिटेक्शन होती है थ्रू द एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी अप्लाई किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट और द लास्ट डिसऑर्डर हमारे पूरे यूनिट का, दैट इज़ हमारे पूरे चैप्टर का, क्लास 12th का, दैट इज स्किड। और स्किड जो है इसको कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और लैक ऑफ एंजाइम जो होता है यहाँ पे एडिनोसिन डिएमिनेज एंजाइम जो है इसकी कमी हो जाती है। पहला क्लिनिकल जो जीन थेरेपी दी गई थी वो 4 साल की बच्ची को दी गई थी, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है यूजिंग द एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जीन थेरेपी या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है इनसे इसकी जो है ट्रीटमेंट की जाती है। तो यहाँ पे आके हमारा क्लास 12th का भी पूरा जो है जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद जो इसके हैंड रिटन नोट्स है इंस्टाग्राम टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।